नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली गांव में एक ऐसी भयावह त्रासदी घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक जोरदार गर्जना हुई और देखते ही देखते आसमान से कहर बरस पड़ा। अचानक बादल फटा और तेज बारिश के साथ आया मलबे और पत्थरों का सैलाब पूरे गांव पर टूट पड़ा। महज 34 सेकंड में धराली का अस्तित्व मिट गया। घरों की दीवारें गिर गई, जिंदगियां बह गई और चीखों से घाटियां गूंज उठी। दर्जनों की मौत हो गई, सैकड़ों लापता हैं और जो बचे वे अब भी सदमे में हैं। भागो 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 भागो, अरे भयंकर भागेगी, अरे भाई ये फोन कर, सुधा को फोन कर ले, अरे फोन कर, अरे फोन कर ले, पागल फोन कर, फोन कर, ये बाबा अरे बह गया, ये मेरी माँ झूले, मेरी माँ झूलो, छोटे बाबू बेटा यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल बनकर उभरा है जो हमारी नीतियों, हमारे विकास के मॉडल और हमारे लालच पर गंभीर उंगली उठाता है। क्या वाकई यह सिर्फ प्रकृति का क्रोध था, या फिर हम खुद उस तबाही के जिम्मेदार हैं जिसने धरती के संतुलन को तोड़ दिया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बादल फटना तब होता है जब वायुमंडल में अचानक अत्यधिक मात्रा में नमी जमा हो जाती है और वह सीमित क्षेत्र में बहुत तेज़ी से ज़मीन पर गिरती है। यह स्थिति तब बनती है जब गर्म हवा ठंडी सतह से टकराकर तेज़ी से ऊपर उठती है और घने बादल बन जाते हैं। यदि ये बादल एक ही स्थान पर अटक जाएं और नमी अत्यधिक हो तो अचानक अत्यधिक बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वनों की अंधाधुंध कटाई ने इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में असामान्य उतार चढ़ाव और मानवीय दखल ने इस प्रक्रिया को और अधिक अनियंत्रित बना दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में अब हर साल तबाही की एक नई कहानी लिखी जाती है। यहाँ बादल फटते हैं, नदियाँ उफनती हैं, लैंडस्लाइडिंग होती हैं और बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। पिछले एक दशक में ही उत्तराखंड में 120 से अधिक बादल फटने की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 80 को पार कर चुका है। धराली, रैणी, किन्नौर, मंडी, जोशीमठ, हर जगह एक जैसे हालात हैं। यहाँ विकास के नाम पर पहले घने जंगलों को काटा गया, फिर पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाकर सड़कें और सुरंगें बनाई गई। इन सड़कों के किनारे लग्जरी होटल, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खड़े कर दिए गए। पर्यावरण की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए सरकारें और बिल्डर मिलकर हिमालय की छाती को चीरते गए। जो हिमालय कभी जीवनदायक था, अब दर्द से कर्राह रहा है। उसकी आत्मा घायल है और उसके घाव हर बारिश में बह जाते हैं मलबे और लाशों के साथ। पिछले 20 वर्षों में हिमालय क्षेत्र में 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे यहाँ न केवल इकोसिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बल्कि लगभग 300 से अधिक नेचुरल वाटर सोर्सेज सूख चुके हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट और इसरो की रिपोर्ट्स के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में
औसत वार्षिक तापमान हर साल 0.4 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है, जिससे गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रमुख ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। आईएमडी की रिपोर्ट बताती है कि 2000 से 2020 के बीच बादल फटने की घटनाओं में 40% की बढ़ोतरी हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के आंकड़ों के अनुसार लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। अकेले उत्तराखंड में 2023 में 250 से अधिक लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हुई हैं। यहाँ 2022 में कुल 35,000 लोग आपदा प्रभावित घोषित किए गए थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि आने वाले विनाश की गूंज हैं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ हिमालय, गंगा और केदारनाथ को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी। 2023 की शुरुआत में जोशीमठ में ज़मीन धंसने की घटना ने पूरे हिमालय क्षेत्र की अस्थिरता को उजागर कर दिया। यहाँ 850 से अधिक घरों में गंभीर दरारें आई, 3000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए और पूरे शहर को भूधसाव यानी लैंड सब्सिडेंस क्षेत्र घोषित किया गया। इसरो और वाडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि अगर निर्माण कार्य, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सुरंगों की खुदाई इसी तरह चलती रही तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थस्थल स्थायी रूप से खतरे में आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मई 2023 में केदारनाथ यात्रा पर रिकॉर्ड 17 लाख श्रद्धालु पहुँचे और इनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। हजारों होटल, रेस्टोरेंट और रील्स बनाते सैलानी इस तीर्थ की पवित्रता को कुचलने का काम करते हैं। एनजीटी की रिपोर्ट्स के अनुसार केदारनाथ क्षेत्र में कूड़े और प्लास्टिक का स्तर 3 गुना बढ़ चुका है। कभी जो स्थान साधना और मौन का केंद्र था, वह आज एक डिजिटल सेल्फी जोन बनकर रह गया है। प्राचीन भारत में जब कोई व्यक्ति जीवन के संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तो वह पैदल 4 धाम यात्रा पर निकलता था, जहाँ उसके पास न तो सुविधा थी न संसाधन, सिर्फ श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान होता था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल उलट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत 889 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ा जा रहा है। सैकड़ों मल्टी स्टोरी होटल और पार्किंग स्पॉट्स ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। 2023 में केवल केदारनाथ यात्रा में ही 19,000 हेलीकॉप्टर उड़ानें दर्ज की गई, जो हवा, ध्वनि और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। मंदिरों के चारों ओर अब साधना नहीं, बल्कि दुकानों और होटलों का शोर है। श्रद्धा अब सुविधा में बदल गई है और प्रकृति उपभोग की वस्तु बन चुकी है। लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और फेमस इंजीनियर सोनम वांगचुक वर्षों से हिमालय के संरक्षण के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि हिमालय केवल भारत ही नहीं, पूरे एशिया की जलवायु और जीवन प्रणाली की रीढ़ है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तापमान वृद्धि और अंधाधुंध विकास नहीं रुका तो अगले 20-30 वर्षों में हिमालय की बर्फ़ गायब हो सकती है, जिससे गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। जनवरी 2023 में वांगचुक ने -20 डिग्री तापमान में 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, जिसमें वे खुद को बर्फ़ से ढककर बैठे ताकि सरकार और समाज की नींद टूटे। उन्होंने लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की भी मांग की, जिससे स्थानीय समुदाय को इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का अधिकार मिल सके। परंतु ये प्रयास चंद दिनों की सुर्खी बने और फिर समाज और सरकार की स्मृति से मिट गए। हिमालय आज भी खड़ा है, थका हुआ, घायल, लेकिन उम्मीद से भरा। उसकी बर्फीली चोटियों पर आज भी सूरज उगता है, जैसे कह रहा हो कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन समय तेज़ी से निकल रहा है और अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियों को हिमालय की केवल कहानियाँ मिलेंगी, अनुभव नहीं।
क्या हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी गंगा को सिर्फ किताबों में पढ़े? क्या हम चाहेंगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट बनकर रह जाएं? अगर नहीं तो हमें आज से शुरुआत करनी होगी। पर्यटन हो लेकिन पर्यावरण के नियमों के साथ, विकास हो लेकिन विनाश नहीं। स्थानीय लोगों की बात सुनी जाए और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाया जाए। हर तीर्थ यात्रा को पवित्र यात्रा की भावना से किया जाए, न कि एक टिक मार्क ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरह। आइए हम सब मिलकर हिमालय से सिर्फ लेने की नहीं, उसको कुछ देने की भी सोचें। उसकी रक्षा करें, उसकी शांति लौटाएं, उसकी आत्मा को फिर से जीवित करें। यही हमारी सच्ची आस्था होगी और यही आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी विरासत। हिमालय को बचाना सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा को बचाने की पुकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।